दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पिछले 15 सालों से 10 सालों से लोगों ने पैसा लगाया, उसके बावजूद भी उनको रिटर्न्स क्यों नहीं मिले। हमेशा शिकायत रहती है लोगों को कि मैंने तो पैसा टाइमली लगाया, प्रॉपर तरीके से लगाया, जब जब लोगों ने बोला तब तब लगाया, जब मार्केट नीचे गिरा तब लगाया, या फिर मैंने जो इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे उनमें पैसा नहीं बना, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने जब जब परचेस करी उनकी हायर वैल्यू थी, अब वो नीचे आज की रेट में काम कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड जब इतनी अच्छी चीज़ है, म्यूचुअल फंड सही है का एट रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, उसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं कमा पा रहा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम लोग सजेशन देते हैं कि ये वाला म्यूचुअल फंड खरीदिए, इसकी 5 सालों की परफॉर्मेंस अच्छी है, ये वाला म्यूचुअल फंड करिए, इसकी 10 सालों की परफॉर्मेंस अच्छी है, इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये संभावना है आगे आने वाले टाइम पर। लेकिन आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं वहाँ पर आपके पैसे नहीं बन रहे हैं। आप तो 15 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आप 4 साल पहले घुसे हैं मार्केट के अंदर, या 3 साल पहले आपने लगाना चालू किया है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां आप लोग करते हैं जिसके कारण आपका पैसा नहीं बन रहा, पूरी दुनिया का बन जाता है, या फिर एटलीस्ट जो बता रहे हैं आपको उनका तो बन रहा है, आपका नहीं बन रहा है। तो आज हम उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे डिटेल में, आपको जहां पर समझ में आएगा कि आपका पैसा क्यों नहीं बनता म्यूचुअल फंड्स के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। दोस्तों हम लोग जो आज बात कर रहे हैं उसमें म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं उसमें पैसे नहीं बनते जिन लोगों के, या मैक्सिमम लोगों के नहीं बनते हैं। तो वो क्या रीजंस हैं जिनके कारण उनके पैसे नहीं बन रहे, बाकी मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो भी आदमी आपको समझाता है या फिर जो भी लोग बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हमने पैसा कमाया है, या फिर अगर आपने पिछले 15 सालों में इतना पैसा डाला होता, महीने के 1000 रुपये 10,000 रुपये, तो आज आपके करोड़ों रुपये हो चुके होते, पर आपके नहीं बने हैं, आपने तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करी है। तो वो चीज़ को हम क्लैरिटी देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पर हम लोग गलती करते हैं, वो होता है डिसिप्लिन। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना एक अलग चीज़ है, कब लगाना एक अलग चीज़ है, और कितनी शिद्दत के साथ लगाना एक अलग चीज़ है। यानी क्या आप डिसिप्लिन हो कि नहीं हो। मान लीजिए आपने सिप चलाया म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपीज़ महीने का, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने सिप में क्या गलती कर रखी है, जब भी उनको जरूरत पड़ी है पैसे की उन्होंने निकाल लिया है। सिप तो आप चला रहे हो और जब उनका मन करा तब डाल दिया पैसा उसके अंदर लमसम के नाम पर। जैसे मान लीजिए किसी ने पैसे 10,000 रुपये महीने के हिसाब से लगाए और 4 सालों में उसके पैसे टोटल मिला के 4.5-5 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, लेकिन 7 लाख रुपए दिखा रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, जरूरत के हिसाब से 4-5 लाख रुपए निकाल लिया। जैसे मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या कुछ भी करना है, निकाल लिए और उतने पैसे डाल भी दिए। लेकिन कब डाले, आपने जो एवरेजिंग करी थी पुरानी वाली वो एक अलग स्टोरी थी, अब आपने लमसम जो डाला है वो स्टोरी अलग है। तो आप इसको मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, तो आप डिसिप्लिन प्रॉपर तरीके से शायद नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा कम फायदा हुआ है या लॉस हुआ है। दोस्तों इसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो या फिर सामान लेने के बाद, म्यूचुअल फंड में परचेजिंग करने के बाद, हम लोग कभी कभी डिसिप्लिन तो है लेकिन हम लोग विड्रॉल भी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग उसको रीबैलेंसिंग करना भूल जाते हैं। तो रीबैलेंसिंग, ये शब्द नोट कर लीजिए दोस्तों, रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने 15 ईयर्स पहले कोई प्लान कर रखा है, या 10 ईयर्स पहले कुछ प्लानिंग कर रखी थी। अब आप जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट या जब आपकी ज़रूरत पड़ रही है या गोल के पास पहुंच रहे हैं, उसी टाइम पे मान लीजिए 2 अलग अलग देशों में लड़ाई हो जाती है, या फिर जैसे अभी कोरोना वाला पेंडेमिक कंडीशन आ गया, तो उसमें आपका पैसा नीचे गिरने की संभावना हो जाती है। तो आपको जब पैसा निकालने की जरूरत पड़ रही है तब आपका पैसा नीचे आ गया। मार्केट परफॉर्मिंग था लेकिन आपका पैसा नीचे आ गया। तो ये रीबैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है टाइम के हिसाब से। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादातर हम लोग लोगों को बताते हैं कि जैसे जैसे आप अपने गोल के पास पहुँचते हैं तो आपका पोर्टफोलियो इक्विटी से, यानी इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड से धीरे धीरे डेट में शिफ्ट होना ज़रूरी है। यानी हो सकता है आपका परसेंटेज लास्ट के साल 1 साल पहले 15 ईयर्स के गोल के लिए लास्ट के 1 ईयर में हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 75-25 के रेशियो में हो,
यानी 75% आपका डेट में हो और 25% आपका इक्विटी में हो। हालांकि पहले आपका जब स्टार्टिंग किया था 75% इक्विटी में था, 25% डेट में था। तो ये रीबैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है कि कब आपका डेट्स में से निकालना है, कब इक्विटी में डालना है, कब इक्विटी से निकालना है, कब डेट में डालना है। क्योंकि मार्केट जैसे अभी कोरोना में नीचे गिरा था, तो उस वक्त आप क्या कर सकते थे, आपको पता था कि पेंडेमिक कंडीशन है, नुकसान हो सकता है, तो आप सही एडवाइजर से बात करते तो बताते आपको वो कि आपका पोर्टफोलियो कब डेट में से इक्विटी में डालना होता है, कब इक्विटी में से डेट में डालना होता है। तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहना ज़रूरी है, टाइम के हिसाब से, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक और पॉइंट होता है कि आप कभी कभी हम लोग गलती क्या करते हैं, सेक्टर के हिसाब से फंड्स में म्यूचुअल फंड्स की परचेसिंग कर लेते हैं। सेक्टोरियल फंड्स बोलते हैं इनको। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि लास्ट ईयर बहुत सारी कंपनीज ने फार्मा से रिलेटेड फंड्स निकाले। तो आज फॉर्चुनेटली फार्मा क्योंकि मार्केट कोरोना की वजह से बहुत अच्छे प्राइसेस हो गए हैं सारे शेयर्स के, तो उन म्यूचुअल फंड्स ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। किसी फंड ने तो 60, 70, 80% तक के रिटर्न दिए एक साल के अंदर। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि सेक्टर्स के अगर फंड में पैसा लगाते हो तो आपको ये मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है कि क्या वो सेक्टर परफॉर्मेंस देगा या नहीं देगा फ्यूचर में। तो सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते, आपको ये भी देखना होता है कि फ्यूचर में वो सेक्टर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर आपने सेक्टोरियल फंड्स में पैसा लगाया है तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिक्लिकल मतलब साइकिल कैसे है उस सेक्टर की, किस पर्टिकुलर टाइम पर कब वो साइकिल टर्न हो सकती है या फिर परफॉर्मेंस देने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे मोटर की परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों से 4 सालों से बिल्कुल भी नहीं आई। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि तो हम लोग सोचते हैं कि यार परफॉर्मेंस मेरे फंड्स की अच्छी नहीं आ रही है, तो हम डिसिप्लिन तो है पैसा लगाने में, लेकिन चेंजेस कर देते हैं, चर्निंग कर देते हैं। मतलब मैंने स्विचिंग कर देते हैं जिसको बोलते हैं कि मैंने ये फंड बेच के तुरंत दूसरा खरीद लिया, दूसरा मेरा परफॉर्मेंस फिर ख़राब हो गया, वाला फंड जो मैंने जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो अच्छी परफॉर्मेंस देने लग गया। तो हम कभी कभी चर्निंग इतनी कर लेते हैं या फिर स्विचिंग इतनी कर लेते हैं कि जिसके कारण आप इधर से इधर कूदते रहेंगे, लेकिन आपका फंड प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा क्योंकि आप शिफ्टिंग करते चले गए। तो ये एक ऐसी चीज़ है, देखो एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फंड्स इक्विटी के अंदर तो पैसा सर आपका इक्विटी में ही लगना है ना, और डेट के अंदर तो आपका पैसा रिटर्न आपको 8-9%, 10% मैक्सिमम मिल जाएंगे, लेकिन एवरेजिंग निकालोगे तो पैसा तो इक्विटी में ही मिलना है। तो इक्विटी के अंदर आपको डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है और देखना भी ज़रूरी है, और ये अपने आप को रोकना भी ज़रूरी है कि ताकि आप स्विचिंग और चर्निंग ज़्यादा ना कर सको। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि हम लोग जब भी फंड्स को लेते हैं तो हम लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि लार्ज कैप फंड ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, या फिर हम सोचते हैं कि यार स्मॉल कैप पिछले जैसे 4-5 सालों से परफॉर्मेंस नहीं आया है तो स्मॉल कैप फंड्स में लगा देते हैं पैसा, वो अब शायद चल जाए, या फिर हम लोग मिड कैप में लगा देते हैं। तो बिना एडवाइज़र की सलाह के हम लोग ये काम खुद ही कर लेते हैं। तो इसकी वजह से भी आपका परफॉर्मेंस कभी कभी नहीं आ पाता है, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स एक ऐसी कंपनीज के फंड्स होते हैं जहां पर परफॉर्मेंस उन कंपनीज को रखा जाता है फंड्स के अंदर जो अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है। मिड कैप के अंदर जिनका थोड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है। स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की सेक्टर हो जाता है, जो अगर चला तो आपको एक साल में ही 40%, 50% तक रिटर्न दे देता है, और जब नहीं चला तो सर 5 साल तक सोते रहते हैं वो फंड्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पूरा का पूरा एक्सपोजर सिर्फ एक सेक्टर में या फिर एक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में पूरा नहीं लगाना है। आपको सेग्रीगेशन करवाना है अपने पैसों का कि मुझे इतना एक्सपोजर इस फंड में देना है अपने रिस्क के हिसाब से। अगर रिस्क कैपेबिलिटी कम है और इक्विटी में लगाना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में लगाइए। अगर रिस्क कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप चूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए कि पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से फंड्स को चूज मत करिए सर, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता। और अगर सर आपको लगता है ना कि आपका म्यूचुअल फंड हमेशा परफॉर्मेंस उस तरीके से देगा तो आप कंपनी सेलेक्ट करके शेयर मार्केट में लगा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा देखना ज़रूरी है कि मेरी जो मैं म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूँ उसको किस तरीके से काम कर रहा है, पिछले परफॉर्मेंस कैसी दी है, लेकिन किस सेक्टर में वो काम कर रहा है म्यूचुअल फंड, क्या क्या एक्सपोजर है, क्या क्या मेरे बिहेवियर के हिसाब से उसने ले रखी हैं चीज़ें, और क्या क्या चीज़ें मुझे मिलेंगी अगर मान लीजिए मैं अगर उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ। तो दोस्तों तो आज थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश करी है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बताने वाला अभी फ़िलहाल कि कौन सा फंड अच्छा है कौन सा नहीं है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस, आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, या बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, या नॉलेज इंपॉर्टेंट है, या फिर जितनी फंड मैनेजर जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं उनका बिहेवियर या उनका डिसिप्लिन मैटर करता है। अगर आप ही पार्टिसिपेशन ढंग से नहीं कर पाओगे, ढंग से इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, तो कोई भी आदमी सजेशन नहीं दे पाएगा आपको। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोगों को लगता है कि कोई वाला फंड चूज़ कर लें काम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ता है और इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। समझिए इस चीज़ को। और डेफिनेटली मैं बोलता हूँ 10 साल में 15 साल में इंडिया इज़ ए बूमिंग सेक्टर। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाली कंट्री है। आने वाले टाइम पर आपका पैसा बनेगा का मतलब बनेगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी जो क्वेरीज वगैरह हैं या फिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर कुछ हद तक मैं डिटेल या बता पाया हूँ आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले जिसको आप सबसे पहले देख सकें, तो आपको बेल आइकन पे घंटा बजाना है ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।